वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग मॉक टेस्ट 5 को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने जो कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए इशू की गई है। देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले जो पोर्शन है वो बिजनेस कम्युनिकेशन को देखने वाले हैं। बाजू में आपको दिख रहा होगा, इसमें 35 क्वेश्चन है और ये 50 मार्क का है। अब इसमें फिल अप द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो हम लोगों को मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को चूज करना है ऑप्शन को। देर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू अपॉन ऑन हैंड इन हैंड ज़्यादा अच्छा लगता है। लेट्स कैंसल ए पिकनिक, लेट्स कैंसल द पिकनिक, तो ऐसा भी हम लोग ले सकते हैं इसमें जो है। तो हमको लगता है लेट्स कैंसल द पिकनिक, डी वाला ज़्यादा अच्छा है। तो वापस से मैं इसको पढ़ता हूँ, बिकॉज ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है तो इस पर हम लोग कुछ लिख नहीं पाएंगे। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क इन द हैंड, लेट्स कैंसल द पिकनिक, ये ज़्यादा सटीक लगता है, अच्छा लगता है हम लोगों को। क्वेश्चन 2 पे हम आते हैं। रीड द जम्बल्ड पैसेज केयरफुल्ली एंड देन पिक अप द ऑप्शन इन विच बेस्ट सीक्वेंस इज शोन। तो सबसे आपने क्या करना है, आपने जम्बल्ड पैसेज को पढ़ना है और सही आंसर को चूज करना है। पीपल हु स्टार्ट अप देयर ओन बिजनेस टिपिकली कम फ्रॉम टू एक्सट्रीम बैकग्राउंड, मतलब जो लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो दो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। वन इज द बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड, जो कि बिजनेस फैमिली से होते हैं, एंड द अदर इज स्टडी प्रोफेशनल, पढ़े लिखे होते हैं, जो जिन्होंने CA, CS, MBA वगैरह कुछ किया, इंजीनियरिंग किया है, डॉक्टरी किया है। टिपिकली पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड फेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेसिक प्रॉब्लम। बिल्कुल सही है कि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग अलग अलग प्रॉब्लम फेस करते हैं। द पीपल फ्रॉम बोथ द बैकग्राउंड फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। अब ये देखो, बोथ बैकग्राउंड बोला ना, तो जो पहले वाला है उसके बाद ही तीसरा आएगा। फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज एन एंटरप्राइज, स्टार्टिंग अप एंड मैनेजिंग ए स्मॉल बिजनेस इज नो जोक। तो ये लगता है ये पहला होगा, या दूसरा भी पहला हो सकता है हमारे पास में। अब आप देखो, हमने यहाँ पे ना डी को सिलेक्ट किया है कि सबसे पहले अपन 4th को डालते हैं, स्टार्टिंग अप एंड मैनेजिंग ए स्मॉल बिजनेस इज नॉट जोक। तो पहले तो ये ले लिया, फिर 1 लेते हैं। पीपल हु स्टार्ट देयर ओन बिजनेस टिपिकली कम फ्रॉम टू एक्सट्रीम बैकग्राउंड्स and one is the family background and the other is the steady professional background. And third लिया फिर उन्होंने, the people from both the background find it very difficult to establish and manage an enterprise. and फिर second है, typically people from different background face different kinds of basic problem. तो ये थोड़ा ठीक लगता है, इसीलिए इसको ले लिया है। ठीक, it may be कि उनका ओपिनियन अलग हो। Fill up the blank by choosing the most appropriate option. It's unfortunate that he died dash cancer. It is unfortunate that he died by cancer. ठीक, तो by ठीक लगा, A को टिक कर दिया है। 4 पे आते हैं। The activities in an organization are of the following 3 types. तो जो activities होती है organization में वो 3 तरह की होती हैं, informational, core and ancillary, confidential, operational, ancillary, strategic, tactical, operational, ये भी ठीक लगता है। इन strategic, confidential and routine। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने थोड़ा इसको डिस्कस किया और हमने इसको बोला है कि काम करते हैं, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल को ले लेते हैं, वो ज़्यादा ठीक लगती है। चाहे तो इनका ऑप्शन कुछ और भी हो सकता है। 5th पे आते हैं। ए लीगल चार्ज ऑन प्रॉपर्टी विच होल्ड इट एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन इज कॉल्ड मॉर्गेज। मॉर्गेज बोला जाता है गिरवी रखना किसी चीज को। तो अगर किसी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया गया है तो दैट वी कॉल्ड एज मॉर्गेज। 6, the listener forming a biased opinion by looking at the speaker's look. The listener forming a biased opinion, बहुत बार जो सुनने वाला व्यक्ति है वो एक ओपिनियन फॉर्म कर लेता है, biased opinion at the speaker's look. स्पीकर को देख के ड्रेस एंड मैनरिज्म is a sign of over enthusiasm. नहीं,
डिसइंटरेस्टेडनेस नहीं, प्री जजिंग द स्पीकर, ये हो सकता है प्री जजिंग द स्पीकर, तो हम लोग सी बोल देते हैं कि सी होगा ये। कि भाई होता है ना बहुत बार कोई क्लास में कोई टीचर पढ़ाने आते हैं, या मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे को देख रहे हो, तो मेरे चेहरे को देख के या मेरे कपड़े को देख के भी आप मेरे बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हो। तो सामने वाले की बातचीत को देख के, सामने वाले के बोलने के तरीके को देख के, उसके हाथों की मूवमेंट को देख के भी हम लोग बहुत कुछ जजिंग कर लेते हैं। 6 हो गया है। 7 पे आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। तो सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट करना, यू शुड अवॉइड टू मेक सच स्टूपिड मिस्टेक, you should avoid to make such stupid mistake। तो you should avoid making such stupid mistake। तो आपने कोशिश करनी है कि आप ये इस तरह की मिस्टेक्स जो है आगे ना करो। तो मेकिंग आ गया है उसमें, इसलिए अपन ने उसको ले लिया है। 7 हो जाता है। 8 पे आते हैं। बोनाफाइड का मतलब होता है जेन्युइन, ट्रस्टवर्दी भी बोल सकते हैं, जेनरस भी बोल सकते हैं। ज़्यादा अच्छा जेन्युइन लगता है, इसीलिए हमने उसको ले लिया है। तो बोनाफाइड का मतलब है जेन्युइन। 9 पे हम आते हैं। फिल अप द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन ऑप्शन। बाला along with his friend dash for basketball practice। Bala along with his friends are going for a basketball practice। ये भी ठीक लगता है कि भाई ये भी ठीक है। go for a basketball practice थोड़ा सा ठीक नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक। तो are going को ठीक कर देते हैं। बाला along with his friends are going for basketball practice, ये ज़्यादा सटीक लगता है, मतलब बाला अपने मित्रों के साथ बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए जा रहा है। 10 पे आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। तो अंडरलाइन पार्ट जो है उसको हमने चूज करना है। शीला टोल्ड हर टीचर टू एक्सप्लेन द चैप्टर वंस अगेन। तो शीला ने जो है अपने टीचर को बोला कि आप एक बार, तो शीला, अब मैंने इसमें ना सी को ले लिया है कि शीला आस्क्ड हर टीचर, मतलब उन्होंने अपने टीचर से बताया, बोला, टू एक्सप्लेन द चैप्टर वंस अगेन। तो 10 का आंसर जो है सी ले लेते हैं हम लोग। 11th पे आते हैं। इट डैश हेल्प्स टू रिट्राइव द लेटर एट रिट्राइविंग द लेटर एट लेटर स्टेज। स्पेशल मार्किंग बोल सकते हैं हम लोग कि जो स्पेशल मार्किंग जो रहता है या रेफरेंस नंबर भी जो रहता है, देखो दोनों हो सकते हैं। सिन का मतलब तो क्या होता है, ये जो फर्स्ट पॉइंट पे है CIN, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है, उसका नंबर यहाँ पे नहीं काम है। तो डेट भी आ सकती है कि डेटा को रिट्राइव करने के लिए, रिट्राइविंग द लेटर एट अ लेटर स्टेज के लिए डेट भी सही है, रेफरेंस नंबर भी सही है, स्पेशल मार्किंग भी सही है। तो ज़्यादा अच्छा एक काम करते डेट। अब कैसा, स्पेशल मार्किंग हर जगह पे नहीं होती है, तो डेट रहती है या रेफरेंस नंबर होता है। तो डेट भी अच्छा है, रेफरेंस नंबर भी अच्छा है। कुछ विशेष बोला है इसीलिए मैं रेफरेंस नंबर ले रहा हूँ, नहीं तो डेट भी अच्छा है। अब ये ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है, ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है फिर, क्योंकि आपको उसकी मानसिकता समझ में आ जाती है कि उसकी मानसिकता क्या है। www का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ www इज वर्ल्ड वाइड वेब। बी क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ www इज वर्ल्ड वाइड वेब। 13th पे हम आते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो विज ए विज का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, तो विज का मतलब हो सकता है फेस टू फेस। विज ए विज, मुकेश एंड अनिल विज ए विज मीन्स फेस टू फेस, ऐसा बोल लो। 13 हो गया है। 14 पे हम आते हैं। रीड द जम्बल्ड पैसेज केयरफुल्ली एंड पिक अप द ऑप्शन इन विच ऑफ द बेस्ट सीक्वेंस इज शोन। तो प्रोग्रेस
in diagnosis, in preventive medicine and in treatment, both medicinal and surgical, has been rapid and breathtaking. मतलब जो डायग्नोसिस होता है, जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है या उसको कुछ लक्षण दिखते हैं, तो जो डायग्नोस करना है, जैसे कोविड आया तो कोविड की टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्नोस, तो वो अच्छा है इंडिया में। और मेडिसिन और सर्जिकल, मतलब अगर ऑपरेशन होता है, दोनों जगह पे अच्छा है और अच्छा लेवल पे है। मच इन मेडिसिन विच इज़ नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड वॉज अंडरएम्ड of even as recently as 20 years। तो जो मेडिसिन जो है, जिसको हम लोग छोड़ नहीं सकते, वो 20 सालों से ऐसा चल रहा है। प्रेजेंटली स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन एरेडिकेटेड। तो पहले ना ऐसे चिट्टे हो जाते थे चेहरे पे, उसको स्मॉल पॉक्स बोलते थे। और पोलियोमाइलिट्स प्रैक्टिकली बैनिश, ट्यूबरोक्लेसिस टीबी हो जाती थी पहले, हैज़ बीन क्योरेबल, एंड कोरोनरी आर्टरी, मतलब हार्ट की जो प्रॉब्लम है, डिसीज सर्जिकली रिलीवेबल। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये अभी इनके बारे में बोला है, ये अलग अलग बीमारियों के नाम है, ये अभी दूर किए जा सकते हैं, इनका इलाज हो जाता है। पहले तो टीबी होता था तो बहुत सीरियस मानते थे। द ड्रामेटिक सर्ज इन द फील्ड ऑफ माइक्रोक्यूरल बायोलॉजी एंड रिसर्च बाय इम्यूनोलॉजिस्ट एंड जेनेटिस्ट has succeeded in controlling the parasitic diseases like malaria and river blindness that affect millions of people around the world। तो बहुत सारी अलग अलग बीमारियां थी, उनके कुछ कुछ क्योर निकले हैं। तो हमने इसमें वर्कआउट किया। सी ज़्यादा अच्छा लगा हमको कि पहले 2 को ले लेते, फिर 1 को, फिर 3 को और फिर 4 को। तो मच इन मेडिसिन, अब ये ऐसा मच इन मेडिसिन वाला पहले, फिर वो प्रोग्रेस इन डायग्नोसिस वो सेकेंड लेवल पे ले लेते हैं, फिर प्रेजेंटली स्मॉल पॉक्स वाला जो है वो 3rd पे ले लेते हैं, और ड्रामेटिक सर्ज इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उसको 4th पे ले लेते हैं। हम लोग ऑलरेडी इनको पढ़ चुके हैं एक बार हम। 15 पे आते हैं। डैश फोल्डर स्टोर्स दोज मैसेजेस दैट हैव बीन क्रिएटेड बट हैव नॉट बीन सेंड बाय द यूजर फॉर सो फार। ड्राफ्ट में सेव्ड होता है वो। तो अगर आपने कोई ईमेल आप लिख रहे हो और आप उसको ईमेल को पूरा नहीं कर पाते हो और आप बंद कर देते हो, तो वो सेव्ड हो जाता है ड्राफ्ट में, अगले दिन उसको खोल के देख सकते हैं आप जो है। 16 पे आते हैं। डैश लिसनर्स लिटरली एसेस द वर्बल कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड एंड नॉट पैरालिंग्विस्टिक ऑन नॉन वर्बल क्यूज। तो डैश listeners literally assess the verbal content on the basis of word and not paralinguistic or non-verbal cues। अब इसको देख के ऐसा लगता है कि इसका जो आंसर है वो पैसिव होगा। पैसिव का मतलब थोड़े से जो आलसी किस्म के लिसनर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ बोला गया जो है उसको देखते हैं, मगर कैसे बोला है, किस मैनर में बोला है, हाथ की और बॉडी की लैंग्वेज क्या थी, उसको वो जज नहीं करते। तो 16th हो गया ये हमारा। 17th पे हम आते हैं। इन 1965 डैश वॉज द फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ फर्स्ट ईमेल सिस्टम नोन एज मेल बॉक्स। तो जो मेल बॉक्स है, तो MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका में है। इन्होंने पहली बार बताया था कि ईमेल सिस्टम क्या होता है, मेल बॉक्स के नाम से बताया गया था इन्होंने पहली बार 1965 में। 18th पे आते हैं। डियर सर मैडम इन अ लेटर। तो डियर सर मैडम इन अ लेटर इज व्हाट, क्या है वो एक तरह का सल्यूटेशन है, मतलब हम उसको ग्रीट करते हैं। 19 लिटिगेंट इज अ डैश ए पार्टी टू ए केस। हाँ बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, ए फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, अथॉरिटी गिवन टू टेक सम एक्शन नहीं। 19 का हमारा आंसर है ए लिटिगेंट इज अ पार्टी टू ए केस। 20 पे हम आते हैं। फिल अप द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सबसे बढ़िया ऑप्शन जो आपके लिए होगा उसको देख के उसको लेना है। कांट बियर डैश लेट। कांट बियर बीइंग लेट, मतलब मैं लेट होना नहीं चाहता या मैं लेट होना बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसा भी इसका मतलब है। 21 If you promise dash angry with me,
If you promise dash angry with me, I will tell you what I broke. If you promise not get, if you promise not get, तो इसका आंसर ना अपन डी ले लेते हैं, नॉट टू गेट, है ना। इफ यू प्रॉमिस पढ़ के देखते हैं, इफ यू प्रॉमिस नॉट टू गेट एंग्री विथ मी, ज्यादा ठीक लगता है बोलने में। आई विल टेल यू व्हाट आई ब्रोक, मतलब मैं बताऊंगा कि मैंने क्या तोड़ा है, अगर आप बोलोगे कि मेरे पे गुस्सा नहीं करोगे तो। फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, तो आपने क्या करना है, जो नीचे चॉइसेस दी गई है उसमें से सही क्या है उसको अपन ने टिक करना है। तो रिलिंगिश, रिलिंगिश मतलब छोड़ देना। अब आप देखो एब्डिकेट भी कुछ कुछ ऐसा ही है, रिनाउंस करना भी छोड़ देना होता है, डिनाई करना भी छोड़ देना होता है। पजेस मतलब कुछ है, तो जैसे लोग बोलते हैं ना मैंने रिलिंगिश कर दिया इस दुनिया को, तो हम बोलेंगे हमने रिलिंगिश नहीं किया, हमने तो पकड़ के रखा है दुनिया को अभी अपने साथ। 23 पे हम आते हैं, चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द बेलो। तो आपको जो मिसस्पेल्ड वर्ड है वो अपने को चूज करना है कि इसमें से मिसस्पेल्ड वर्ड क्या है। तो अगर आप देखेंगे कि इसमें से मिसस्पेल्ड वर्ड क्या है, देखो रिदम भी ठीक है, डेफिनेट का स्पेलिंग भी ठीक है, सेलिंग भी ठीक है, मिलेनियम भी ठीक है, तो इसमें कोई भी वर्ड ऐसा दिखता नहीं जो मिसस्पेल्ड है। तो हम लोग सभी वर्ड सही है, इन्होंने थोड़ा सा उसको लिखने में गलती कर दिया है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। टू गिव द गेम अवे मीन्स, टू गिव द गेम अवे का मतलब क्या होता है, टू रिवील द सीक्रेट। मतलब आप अगर किसी को अपने अंदरूनी चीज के बारे में बता देंगे, अंदर का सीक्रेट बता देंगे कि उसके ट्रिक क्या है, तो आपने गेम को छोड़ दिया, फिर एक तरह से आपने अपने जो मुद्दा है वो चले गए आप, तो रिवील द सीक्रेट बोलते हैं उसको हम लोग। 25 पे हम आते हैं, इन अ डैश फॉर्मेट ऑफ लेटर लेआउट the date, all references, subject salutation, paragraph of the body, conclusion and signature, all comments at the left margin, at the left margin। तो वो जो है लेफ्ट मार्जिन में चालू होता है। तो इन अ ब्लॉक्ड फॉर्मेट, मतलब उसमें ब्लॉक बने हुए होते हैं, ऐसे टुकड़ों में बटाया हुआ रहता है अपन ने कि ये डेट का है टुकड़ा। अब आजकल जो है, जैसे कभी माइक्रोसॉफ्ट में देखेंगे आप लोग, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस है जहाँ पे लेटर डेवलप करना सिखाते हैं, तो उसमें ना ऐसे टुकड़े टुकड़ों में बटे रहता है, तो ब्लॉक्ड फॉर्मेट बोलते हैं। इन अ ब्लॉक्ड फॉर्मेट ऑफ द लेटर ले आउट द डेट, ऑल रेफरेंसेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, पैराग्राफ ऑफ द बॉडी, कंक्लूजन, सिग्नेचर, ऑल कमेंसेस एट द लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट से चालू होता है हमारे पास में। 25 हो गया। 26 चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द बेलो। तो हमको जो है मिसस्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। तो ये वाला कैरिस्मेटिक होता है, ये इसमें एच लगता है एक और जो है, तो वर्ड सही बैठेगा। तो CHARI कैरिस्मेटिक, MATIC, ये सही स्पेलिंग है इसका। 27 पे हम आते हैं। अब क्योंकि क्या है, इसको हमने पहले कहीं ना कहीं पहले सॉल्व किया है, इसीलिए हम लोग इसको जो है इतनी इजीली कर पा रहे हैं। आपको थोड़ा समय लगेगा। अभी आप देखिए हमको ज़्यादा समय नहीं हुआ है चालू किए हुए, मात्र जो है करीबन 18 मिनट हुए हमको चालू किए हुए। रीड द गिवन पैसेज केयरफुल्ली एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द क्वेश्चन। द हिमालयास और हिमालय form a mountain range in Asia, separating the plains of the Indian subcontinent from the Tibetan। आप देखो उन्होंने बोला है कि जो हिमालय और हिमालयन माउंटेन्स की रेंज है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जो तिब्बतन एरिया है उनसे थोड़ा डिवाइड करती है, जुदा करती है। द हिमालयन रेंज हैज़ मैनी ऑफ द अर्थ हाइएस्ट पीक्स। तो हिमालय में बहुत सारी पीक्स है, इंक्लूडिंग द हाइएस्ट माउंटेन एवरेस्ट। तो माउंटेन एवरेस्ट भी है। द हिमालयाज इंक्लूड ओवर 50 माउंटेन एक्सीडिंग 7,200 मीटर्स 23,600 फीट इन एलिवेशन। तो हिमालयाज में जो अलग अलग माउंटेन्स हैं उनकी जो ऊंचाई है 7,200 मीटर तक के है या 23,600 फीट तक के हैं, इंक्लूडिंग द 10
of the fountain, 10 of the 14 8,000 meter peak. By contrast, the highest peak outside Asia is 6,961 tall. तो एशिया के बाहर अगर बात करें तो जो हाईएस्ट पीक है वो 6,961 मीटर का है. लिफ्टेड बाय द सबडक्शन ऑफ द इंडियन टेक्टोनिक प्लेट. नीचे धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स होती है अलग अलग, वो सरकती है तो ये भूकंप आते हैं. अंडर द यूरेशियन प्लेट the Himalayan mountain range runs west northwest to east southeast in an arc of 2400 किलोमीटर long. its west anchor, मतलब वो बता रहे हैं रेंज की कहाँ से कहाँ पे फैली हुई है. नांगा पर्वत या नंगा पर्वत just south of the northmost bend of Indus River is eastern anchor. मतलब ये बता रहा है कि वो जो नंगा पर्वत है वहाँ तक के वो फैले हुआ है. नमचा बरवा is just west of the great bend of the Yarlung Sangpo river, upper stream of Brahmaputra river. The Himalayan range is bordered on the southwest of the Karakoram and the Hindu Kush ranges. To the north, the chain is separated from the Tibetan plate by 50-60 किलोमीटर. मतलब जो ये हिमालयन रेंज है ये तिब्बतन प्लेट से 50-60 किलोमीटर दूर है. वाइड टेक्टोनिक वैली कॉल्ड द इंडस सैंगस्पोंग सूत्र towards the south of the arc of the Himalaya is ringed by the very low Indo-Gangetic plain. The range वेरीज इन द वाइडेथ फ्रॉम 350 किलोमीटर. तो ये करीबन 350 किलोमीटर का रेंज है. द हिमालयाज आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर ग्रेट रेंजेस ऑफ सेंट्रल एशिया. तो हिमालयाज जो है जो बाकी रेंजेस हैं उनसे डिफरेंट है. ऑल्दो समटाइम्स द टर्म हिमालय और ग्रेटर हिमालय इज लूजली यूज्ड टू इंक्लूड द काराकोरम एंड सम ऑफ द अदर रेंजेस. तो बहुत बार काराकोरम को भी इंक्लूड इसमें करते हैं. हाउ लॉन्ग इज द हिमालयाज माउंटेन रेंज. तो हिमालयंस माउंटेन रेंज जो है वो कितनी लंबी है, तो वो 1500 mi, क्या बोलेंगे 1500 mi तक के वो लंबी है. 28 पे आते हैं. व्हाट इज द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर ऑफ हिमालयास. तो हिमालयास की नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर क्या है. काराकोरम एंड हिंदू कुश जो है वो उसकी नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर तक के फैले हुआ है. 29. How many peaks in the Himalayas are above 8,000 मीटर above the sea level. तो हिमालय से above कितने ऊपर में है, तो 10 जो है पीक्स जो है वो ऊपर में अवेलेबल है. 30. Which word in the passage means the sideways and the downward movement of the edge of the plate of the earth crust in the mantle beneath another plate. तो 30 क्वेश्चन है ये वाला हमारा. सबडक्शन जो बोला गया है वो वर्ड को यूज किया गया है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट को जहां पे टकराती है या मिलती है उसको बताने के लिए. विच स्टेटमेंट समराइजेज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज. तो कौन सा जो वर्ड है वो पैसेज में दी गई इंफॉर्मेशन को समराइज करता है. मैं 10A पे आता हूँ बिकॉज मैंने इसको सॉल्व किया है. द पैसेज टॉक्स अबाउट जोग्राफिक बाउंड्रीज एंड द माइट ऑफ द हिमालयाज. मतलब ये जो पूरा पैसेज है वैसे भी हिमालयस के बारे में है. तो जो पैसेज है वो हिमालयस के बारे में बात करता है और हिमालय कहाँ से कहाँ तक के फैला उस बारे में बात करता है. 32 पे हम लोग आते हैं. 32 पे हम आए हैं. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. टू टेक अ लीप इन द डार्क का मतलब क्या होता है. टू टेक अ रिस्की एक्शन. तो रिस्की एक्शन को लेना उसका मतलब होता है टू टेक अ लीप इन द डार्क. मतलब जब अंधेरा है तब छलांग लगाना, तो रिस्की एक्शन को लेना. 33 पे हम आते हैं. Read the jumbled passage carefully and then pick the option in which best sequence is shown.
वेंचर कैपिटल इज रिकमेंडेड एज आइडियल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर सक्सेसफुली स्मॉल बिजनेस। मतलब जो वेंचर कैपिटल आजकल चलता है जिसमें छोटा पैसा लोग देते हैं व्यापार करने के लिए, आजकल बड़ा अच्छा चल रहा है। सेवरल कंपनीज इंक्लूडिंग द स्टार्टअप्स हैव बीन फंडेड बाय द डेडिकेटेड वेंचर फंड ड्यूरिंग दिस डिकेड। तो बहुत सारी कंपनियों को जो है वेंचर कैपिटल ने फंड किया है पिछले 10 सालों में। Despite this, an average Indian entrepreneur understand and appreciation of venture capital concept has been woefully inadequate। तो डिस्पाइट जो एक इंडियन इंटरप्रेन्योर जो है एप्रिसिएशन ऑफ वेंचर कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है और अभी तक के लोगों को समझा नहीं है इतना। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट दो वेंचर कैपिटल हैज बीन रिलेटिवली लेट एंट्रेंट, इट हैज ऑलरेडी मेड अ रीजनेबल इम्पैक्ट। मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो वेंचर कैपिटल बाद में आया है, फिर भी उन्होंने जो अपना इम्पैक्ट है वो अपना इम्पैक्ट बरोबर दिया है। तो हम ए को सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब पहला वो 1 आ जाएगा, वेंचर कैपिटल इज रिकमेंडेड। दूसरा फिर सेकंड पॉइंट पे थर्ड आ जाएगा, डिस्पाइट दिस एन एवरेज इंडियन। फिर थर्ड पॉइंट पे हमारा सेकंड आ जाएगा, सेवरल कंपनीज इंक्लूडिंग द स्टार्टअप्स। और फोर्थ प्लेस पे फोर्थ आ जाएगा हमारा। तो इसको पढ़ लेते क्या, वेंचर कैपिटल इज रिकमेंडेड एज द आइडियल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर सक्सेसफुल स्मॉल बिजनेस। फर्स्ट पढ़ा मैंने, उसके बाद सेकेंड प्लेस पे थर्ड है, डिस्पाइट दिस एन एवरेज इंडियन एंटरप्रेन्योर अंडरस्टैंड एंड एप्रिसिएशन ऑफ वेंचर कैपिटल कॉन्सेप्ट हैज बीन वोफुली इनएडिक्वेट। सेकेंड थर्ड प्लेस पे सेकेंड आएगा, सेवरल कंपनीज इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स हैव बीन फंडेड बाय डेडिकेटेड वेंचर फंड ड्यूरिंग दिस डिकेड एंड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट दो वेंचर कैपिटल हैज बीन रिलेटिवली लेट एंट्रेंट, इट हैज ऑलरेडी मेड अ रीजनेबल इम्पैक्ट। 34 पे हम चलते हैं, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो इट। तो इसमें से सिनोनिम का पता हमको करना है कि जेनियल वर्ड जो है उसका सिनोनिम होता है हॉलो। क्या होता है? हॉलो। तो 34 का आंसर है हमारा डी। अकॉर्डिंग टू, अब ये 35 पे अकॉर्डिंग टू डैश, अब ये याद करना पड़ेगा आपको जो है, इसका भी आंसर डी है। मतलब अकॉर्डिंग टू ड्रकर, communication in its simplest form of conveying of information from one person to another। मतलब ड्रकर के हिसाब से जो कम्युनिकेशन है वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन कन्वे करना है एक इंसान से दूसरे इंसान को, इस तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब हमारे पास में हम आते हैं लीगल में, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग करके इसको बोलते हैं। तो हमारे पास में हम उसमें आते हैं 36। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ कंपनी? नेचुरली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ही एक दोनों होते हैं, मगर मेमोरेंडम बड़ा होता है, आर्टिकल छोटा होता है, इसीलिए मैंने मेमोरेंडम को ले लिया है। 37 पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो किससे डील करता है? पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से डील करता है। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्ट 4 में क्या लिखे हुआ है? पार्ट 4 में ये लिखे हुआ है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जब कानून बनाएंगी तो कानून बनाते समय उनको क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है। 38 पे हम आते हैं, द कंपनी कैन फर्निश टू रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। तो कंपनी जो है INC 22 में अपना जो है वेरिफिकेशन सबमिट करती है कि वो कौन से एरिया में रहती है या कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है। इंजूरिया साइन डेमनम, तो इंजूरिया साइन डेमनम का मतलब क्या होता है? इंजूरी विदाउट डैमेज। तो इंजूरिया साइन डेमनम का मतलब होता है, बोलो मुझसे, इंजूरी विदाउट डेमनम। एक डेमनम साइन इंजूरी भी होती है, ठीक। 39 हो गया है। 40 पे हम आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब होता है कि कोई भी गवर्नमेंट अगर कानून बनाएंगी तो क्या क्या नियम कायदों को उसमें फॉलो करेंगी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है स्टेट पॉलिसी का, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहां से लाया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठा के लेके आया गया है। 41 वाटर को कंट्रोल करने के लिए डैम बनाते हैं और ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए ट्रेड पॉलिसी बनाते हैं। क्लियर होता है? तो वाटर को कंट्रोल करने के लिए डैम बनाते हैं, ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए ट्रेड पॉलिसी बनाई जाती है। 42 पे हम आते हैं, ऑर्डिनेंस इज प्रोम्युलगेटेड बाय। तो जो ऑर्डिनेंस है वो कौन प्रोम्युलगेट करता है, कौन अनाउंस करता है, कौन बनाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाते हैं टेक्निकल तौर पे। तो ऑर्डिनेंस इज प्रोम्युलगेटेड बाय, अनाउंस्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Choose the alternative which is closely resembles the mirror image of the given combination। तो इसमें से कौन उसको ज़्यादा बेटर तरीके से रिफ्लेक्ट करता है? तो आप अगर देखेंगे तो उसको कौन बेटर तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, तो उन्होंने जो है अपन एक काम करते हैं, इमेज 1 को लेते हैं। इमेज 1 ज़्यादा बेटर तरीके से उसको रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हम लोग उसको ले लेते हैं। 44 पे हम आते हैं, चूज द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो इसमें से ऐसे फिगर को चूज करना है जो कि बाकी सबसे अलग है। तो कौन सा ऐसा फिगर है जो बाकी सबसे अलग है? तो वो तो सेकेंड वाला ही दिखता है। तो इमेज 2 को ले लेते हैं। तो 44 का हमारा आंसर है सी। ठीक, इमेज 2, क्योंकि उसमें डंडी डंडी नहीं निकाली हुई ना ऐसा। स्टेटमेंट, सम पेपर्स आर पेन। कुछ पेपर पेन है, सब पेपर पेन नहीं है। और ऑल पेंसिल्स आर पेन, और जितनी भी पेंसिल्स है वो पेन है। ठीक, तो कंक्लूजन क्या है? तो सम पेन्स आर पर्ल्स। तो सम पेन्स आर पर्ल्स ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि पर्ल्स के बारे में बात नहीं हुई। एंड सम पेन्स आर पेपर, तो कुछ पेन्स जो है वो पेपर्स हो सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि कंक्लूजन सेकंड वाला जो है वो ठीक लगता है, बाकी ठीक नहीं लगता है। तो कंक्लूजन ए जो है ओनली 2 कंक्लूजन फॉलोज, उसको हम लोग पिक कर लेते हैं। 46 पे आते हैं, पॉइंटिंग टू ए फोटो, एक फोटो की तरफ इशारा करके दिनेश सेड, मेरा भी नाम दिनेश है, सेड दैट हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर। हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर। तो दिनेश एक फोटो की तरफ इशारा करके बोलता है कि उसके पिताजी जो थे वो अकेले बेटे थे उनकी मदर के। ठीक, द फोटो बिलोंग्स टू Dinesh sons, Dinesh fathers, his father is the only son of my mother। तो this photo belongs to, तो ये फोटो किसको बिलोंग करती है? दिनेश के फादर को बिलोंग करती है, ऐसा हम लोग बोलेंगे। 47 पे हम आते हैं, ऑर्डिनेंस इज स्टेट इन अ स्टेट प्रोम्युलगेटेड बाय गवर्नर। मतलब स्टेट लेवल पे जो ऑर्डिनेंस बनाना है, जो राज्यों के लेवल पे, वो गवर्नर प्रोम्युलगेट करते हैं, अनाउंस करते हैं। 48 पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पार्ट 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो डील करता है, डील्स विद द सिटीजनशिप। तो पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो सिटीजनशिप से डील करता है। 49 पे हम आते हैं, द क्यो वारंटो का मतलब क्या होता है? द रीट ऑफ क्यो वारंटो, उसका मतलब होता है कि तुम यहाँ क्यों आए, या तुमको यहाँ पे किसने अपॉइंट किया। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टू प्रिवेंट ए पर्सन टू होल्ड पब्लिक ऑफिस विच इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड टू होल्ड। अगर किसी व्यक्ति की गलत पोस्टिंग हो जाती है और उसको गलत जगह पे पोस्ट कर दिया जाता है, वो उस लायक नहीं है मगर उसको पोस्ट कर दिया जाता है उस जगह पे, तो टू प्रिवेंट ए पर्सन टू होल्ड पब्लिक ऑफिस विच इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड टू होल्ड, वो इसमें आ सकता है। ठीक, तो ये हमारा इसमें हो जाता है। 49 हो गया है। 50 पे हम आते हैं, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी, कंट्री। तो सबसे पहले तो मेंबर आना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे, फिर उससे एक फैमिली बनती है, उससे एक कम्युनिटी, उससे एक लोकेलिटी बनती है, फिर उससे कम्युनिटी बनती है, और फिर उससे कंट्री बनती है।
ऐसा हम लोग बोलेंगे। तो 50 का बी आंसर हम लोग लेते हैं। सबसे पहले 3 नंबर मेंबर, फिर 1 नंबर फैमिली, फिर उसके बाद कम्युनिटी बोल लो, वो भी ठीक है, फिर लोकेलिटी बोल लो, फिर कंट्री बोल लो। चाहे तो ऐसा भी हो सकता है कि मेंबर ले लो, फिर फैमिली ले लो, फिर लोकेलिटी। तो अपन एक काम करते हैं, सी को लेते हैं, वो सी ज़्यादा ठीक लगता है कि सबसे पहले मेंबर फिर फैमिली, तो एक लोकेलिटी बन गई, लोकेलिटी के साथ कम्युनिटी बनती है और कम्युनिटी के साथ कंट्री बनती है। 51 पे हम आते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रमोटर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो किसको प्रमोटर नहीं माना जाता? ए पर्सन हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। प्रमोटर बोल सकते एक बार का। Who has been identified by company in the annual return, promoter है वो। A person who has been named as such in prospectus, promoter है। A person who is giving advice to the board of director in his professional capacity, जैसे मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ और मैं कहीं पे एडवाइस दे रहा हूँ कि ये कर लो वो कर लो, तो आई एम नॉट अ प्रमोटर, तो मेरे को प्रमोटर नहीं बोला जाएगा। 52 पे हम आते हैं, एन ऑक्शनर्स रिक्वेस्ट फॉर बिड। An auctioneer request for bid is an invitation to offer. Auctioneer request for bid इसको invitation to बोलते हैं कि आइए साहिबान मेहरबान कदरदान अपनी बिड लगाइए। जब वो बिड लगाते हैं, हाँ, तो हम लोग जो है जिसका बिड लगाया तो वो एक तरह का ऑफर हो गया, और अगर अपन उसको एक्सेप्ट करिए तो वो एक्सेप्टेंस हो जाता है। 53 पे हम आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्राइजेज द चीफ जस्टिस। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसमें चीफ जस्टिस है एंड 34 अदर जजेस, और बाकी 34 और जजेस है। 54 व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो 6 के बाद 11, तो कितने से बढ़ गया? 5 से। 11 के बाद 21 तो बढ़ा 10 से, फिर 21 के बाद 36 तो बढ़ा 15 से, 36 के बाद 56 तो बड़ा 20 से, अब इसके बाद 25, तो 56 में अगर मैं 25 ऐड करता हूं तो 81 होता है मेरा आंसर, तो ये हो जाएंगी। तो इसकी ट्रिक ये है कि इसमें 5 से बढ़ाया गया है सब में जो है। 55 पे हम आते हैं, इंटरेस्ट, मनी लेंडर, सैलरी, एम्प्लॉयर या इंटरेस्ट मनी लेंडर को देना पड़ता है, तो सैलरी जो है वो एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। वर्कर भी आ सकते हैं, सैलरी वर्कर को भी देते हैं, मगर वर्कर के लिए वेजेस हो सकता है वर्ड ज़्यादा, इसीलिए एम्प्लॉय टिक किया। फाइंड द ऑड नंबर ऑब्लिक लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो इसमें से अपने को ऑड नंबर पिकअप करना है गिवन अल्टरनेटिव में से। PQXZ, ठीक, CDLN, ACD, MNPR। तो इसमें से हम लोगों को जो है ऑड टिक करना है। तो मैं बहुत ज़्यादा अभी नहीं जाता हूँ इसके अंदर में, हमने इसको डिस्कस किया था, ACDE करके टिक कर देते हैं, तो उसको पिकअप कर लिया हमने, उसको टिक कर देते हैं। 57 पे हम आते हैं, नंबर ऑफ मेंबर कैन बी नॉमिनेटेड टू अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अपर हाउस जो है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कितने मेंबर्स को सिलेक्ट करके भेज सकते हैं? 12 लोगों को सिलेक्ट करके भेज सकते हैं। 58 पे हम आते हैं, ए मैन सेड टू लेडी द सन ऑफ योर ब्रदर, द सन ऑफ योर ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। द सन ऑफ योर ब्रदर, आपका जो बेटा है, आपका जो बेटा है, सन ऑफ योर ब्रदर, आपके जो भाई का बेटा है, इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, वो मेरी वाइफ का भाई है। व्हाट इज द लेडी टू ए मैन, तो जो लेडी है वो उस व्यक्ति की क्या हुई? सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, तो सिस्टर हुई फादर इन लॉ की। 59 पे हम आते हैं, आइडेंटिफाई करना है, अलग अलग फिगर है हमारे पास में, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। तो हमारे पास में अलग अलग फिगर है, तो उसमें ऐसा जिगजैग करके है ना, ऐसा जिगजैग करके है, तो लगता है 4th वाला ज़्यादा ठीक रहेगा उसके लिए जो है। तो हम लोग 59 जो है उसमें एक काम करते हैं, हम लोग 4th वाला इमेज ले लेते, दैट इज इमेज बी। इमेज 4 है, बी में है, उसको ले लेते। 60 पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट, फिर उसमें से डिविडेंड,
और प्रॉफिट में से ही बोनस भी दे सकते हैं हम लोग, अगर पुराना एक्यूमुलेटेड फिगर है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही डिविडेंड और बोनस समाया हुआ है, ऐसा अपन लोग बोल सकते हैं। सेकेंड इमेज को ले ले, सेकेंड इमेज ले लेते हैं, इमेज 2 ले लेते हैं हम लोग। सेकेंड इमेज ज़्यादा सटीक लगती है हम लोगों को, तो वो ज़्यादा अच्छी रहेंगी हमारे लिए। 61 पे हम आते हैं। द फर्स्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नेम क्लॉज रहता है। जो फर्स्ट क्लॉज रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑलवेज भी नेम क्लॉज रहता है। 62 पे हम आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो 26 नवंबर को, इसके पहले कोई एक आधी एमसीक्यू में पढ़ा रहा था तो उसमें वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं था, तो मैंने बोला था गलत दिया है। 26 नवंबर रहता है कॉन्स्टिट्यूशनल डे, और 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था। 63 द कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो बट कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं रहा है, तो उसको फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। 64 पे हम आते हैं। डैश शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद एलोकेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। इट कंटेन 3 लिस्ट सच एज यूनियन लिस्ट, मतलब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सा शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से बात करता है। 7 शेड्यूल है, तो 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद एलोकेशन ऑफ पावर एंड फंक्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। इट कंटेन 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट बोलते, स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट, कंकरेंट लिस्ट, बोथ स्टेट एंड यूनियन। 65 पे हम आते हैं। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, 3 के बाद 2 है, 1 कम हुआ, फिर 7 है, 5 बढ़ा, 1 कम हुआ, 7, फिर 1 कम हो गया वापस से, फिर 5 बढ़ा, अब 5 के बाद वापस 1 कम होगा ना, तो 10 आएगा हमारा आंसर। 65 का ए है हमारा आंसर जो है। 66 पे हम आते हैं। स्टेटमेंट सम किंग्स आर क्वीन, कुछ किंग जो है वो क्वींस भी है। ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, जितनी भी क्वींस है वो ब्यूटीफुल है, मतलब किंग भी जो है वो ब्यूटीफुल है। ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल बोल सकते हैं, ऑल क्वींस आर किंग्स ऐसा नहीं बोल सकते। तो ओनली क्वेश्चन, ओनली कंक्लूजन 1 इज करेक्ट, तो ओनली सी इज फॉलोज। तो यहाँ पे जो है 66 का हमारा जो आंसर होना चाहिए कि भाई ऑल क्वींस आर किंग, सम किंग्स आर क्वीन, मगर ये नहीं है तो हम लोग बोलेंगे ओनली 1 कंक्लूजन इज फॉलोज। तो सिर्फ पहला ही जो एजम्पशन है वो हमारा फॉलो होगा, ऐसा हम लोग इसमें बोल सकते हैं। ठीक। 67 पे हम आते हैं। डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सही बात है, अगर मैंने मेरी वाइफ को बोला आज आटा मैं पिसा के लाऊंगा तो मेरी वाइफ उसके लिए सूट फाइल नहीं कर सकती। देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, सही बात है। दे आर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऐसा तो कुछ जान नहीं पड़ता। कंसिडरेशन इज एब्सेंट, ये भी सही बात है। देयर इज नो कंसेंसस एडिडम, वो भी है। तो ए वाला ज्यादा सटीक लगता है कि वहां पे इंटेंशन ही नहीं है कि मैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट उससे क्रिएट करूं। 68 अरेंज द वर्ड गिवन बेलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो पुलिस पनिशमेंट, क्राइम जज जजमेंट। तो सबसे पहले आएगा क्राइम, क्राइम मतलब 3 नंबर, तो ये 3, उसके बाद पुलिस, फिर 1 नंबर, 3 1, फिर जो 3 1 4, ये वाला ठीक लगता है, 3 1 4, फिर 5 5 बोले तो जजमेंट, और फिर पनिशमेंट सेकेंड नंबर पे। 69 पे हम आते हैं। कट अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। कट, पुट ऑन, मार्क, मेजर, टेलर। तो मतलब क्या क्या इसमें से किस तरह से वो करता होगा, तो हम लोग बोलेंगे बी ले लेते हैं। सबसे पहले पुट ऑन, सबसे पहले पुट ऑन, फिर मेजर, उसके बाद मार्क 3rd नंबर पे, फिर उसके बाद कट, और उसके बाद हम लोग बोलेंगे 5वें नंबर पे टेलर। या टेलर पहले भी आ सकता है, ठीक, मगर 5th यहाँ पे है नहीं कहीं, 5th पहला। 70 पे हम आते हैं। फाइंड द ऑड नंबर लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इसमें से कौन सा ऑड नंबर है। 841 जो है वो हमारा ऑड नंबर है, उसको ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, बिकॉज बाकी सब 2 से डिवाइड होता है, 841 ही जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है।
नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे जिसमें हम लोग इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो उस पर हम इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट पे हम लोग आते हैं। 35 एमसीक्यूज है, इसमें 50 मार्क है। इफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एक्सीड्स इज टोटल रेवेन्यू, तो अगर गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाता है और उसकी इनकम कम है पहले से जो है, तो उसको डिफिसिट करके बोलते हैं। टोटल रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट इन अ फाइनेंशियल ईयर, देन द गैप इज कॉल्ड, तो गैप को बोलते हैं हम लोग फिस्कल डेफिसिट। क्या बोलते हैं हम लोग? फिस्कल डेफिसिट। टोटल डेफिसिट हमारे पास में हो गया ये, तो इसको फिस्कल डेफिसिट हम लोग बोल सकते हैं। मॉनेटरी डेफिसिट मैंने सुना नहीं कभी बहुत ज़्यादा जो है, यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट के बारे में ही बात होता है। तो टर्नओवर डेफिसिट तो नहीं बोलेंगे। 72 पे आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ बैकड्रॉप ऑफ मेजर फेल्यूअर्स ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो बहुत सारी हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है डूब जाती है। फेनोमेना ऑफ वेनिशिंग कंपनीज, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी जो है गायब हो जाती हैं। ठीक। प्लांटेशन कंपनीज एंड स्टॉक मार्केट स्कीम डिसाइडेड टू सेट अप विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसको सेटअप करने के लिए उन्होंने मोटिवेट किया हमको, ये सब चीज़ें जो होने लगी, उसने नाम से ही पता चलता है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को उन्होंने सेट करने के लिए बोला कि ये जो बहुत सारी कंपनियां फेल हो जाती है, बहुत सारी कंपनी वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है, स्टॉक मार्केट स्कैम्स होता है, तो वैसे सेबी भी इसी कारण से लाया गया था स्टॉक मार्केट के लिए। 73 हु अमॉन्ग फॉलोइंग प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो इनमें से किन भाई साहब ने जो है हमारे फर्स्ट इंडियन बजट को प्रेजेंट किया था? मिस्टर R.K. शानमुखम चेट्टी, इन साहब ने हमारा जो है फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट पेश किया था, चेट्टी साहेब ने। 74 पे हम आते हैं। Which of the following is the implementing agency of pre-departure orientation program PDOT program, तो कौन सी इसमें से implementation agency थी प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन प्रोग्राम की? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसकी implementation एजेंसी थी। 75 पे आते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज वैल्यूड एट डैश while calculating national income through product method, तो जो बहुत सारे हमारे जो किसान भाई है जो माल उगाते हैं, जो फसल उगाते हैं उसमें से खुद ही खा लेते हैं, तो उसको किस भाव पे वैल्यू करना? तो इन्होंने बोला है कि उसको जो है प्रिवलिंग कॉस्ट प्राइजेस पे वैल्यू करेंगे। प्रिवलिंग मार्केट प्राइजेस पे वैल्यू करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कॉस्ट तो कुछ पता ही नहीं है, तो प्रिवलिंग मार्केट प्राइजेस पे उसको वैल्यू कर लो कि क्या है, वो कितने रुपए का उन्होंने बनाया है। 76 आते हैं। नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस इज द एजम्पशन ऑफ विच ऑफ द मार्केट कंपटीशन, तो इनमें से किसका जो है कॉन्सेप्ट नहीं है कंज्यूमर प्रेफरेंस को? परफेक्ट कंपटीशन जो है is the assumption of which of the following forms of market competition? No concept of consumer preference is the assumption of which of the following forms of market competition? तो 76 का अब ऐसा देख के लगता है कि मोनोपोली में होगा वो कॉन्सेप्ट, जो है परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होगा, क्योंकि मोनोपोली जो रहता है ना, उसमें सामने वाला बोलता है लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, तुम्हारा क्या प्रेफरेंस है उससे मेरे को मतलब नहीं है। 77 पे जाते हैं। ए कमोडिटी विथ अ डैश हैज एन इनफाइनाइट इलास्टिसिटी। ए कमोडिटी विथ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई, रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक सप्लाई, ग्रेटर इलास्टिक सप्लाई हैज एन इनफाइनाइट इलास्टिसिटी, मतलब एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव आ सकता है, या रिलेटिवली ना बोल के परफेक्ट बोल दिया तो परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई जो है, तो उसमें जो है इनफाइनाइट इलास्टिक सप्लाई कर हो सकता है। 78 पे आते हैं। द फॉर्मूला टू कंप्यूट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट अगर अपने को निकालना है
तो हम लोग कैसे उसको निकालेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अगर अपने को निकालने का है तो इन दोनों को माइनस कर दो ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइजेस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनको माइनस कर दो। तो द फॉर्मूला टू कंप्यूट द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट वो आता है माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। 79 पे हम आते हैं टू द फॉर्मूला टू कैलकुलेट पर्सनल इनकम। क्या फॉर्मूला है पर्सनल इनकम को कैलकुलेट करने का? तो फॉर्मूला जो है पर्सनल इनकम को कैलकुलेट करने का है नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट टैक्सेस माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन माइनस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट। इन सबको माइनस कर दो, आपको पर्सनल इनकम मिल जाएंगी। 80 पे हम आते हैं द फॉर्मूला टू कंप्यूट जीएनपी एट मार्केट प्राइजेस। तो अगर हमको 80 का जीएनपी एट मार्केट प्राइजेस निकालना है तो उसका आंसर है बी, जीएनपी एट मार्केट प्राइजेस इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइजेस प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको ले लेते हैं। 81 पे हम आते हैं तो 81 पे जो है इफ डैश इफ एनी मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू एडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एज पर प्रोडक्ट मेथड एज इट डज नॉट रिजल्ट इनटू रियल इंक्रीज इन आउटपुट। तो जो है स्टॉक एप्रिसिएशन को क्या होता है ना, रखे रखे माल का भाव बढ़ जाता है, तो उसको हम लोगों ने नहीं लेना है बिकॉज उससे आउटपुट नहीं बढ़ता किसी भी तरीके का। तो जब भी हम लोग हमारा जो प्रोडक्ट मेथड के थ्रू नेशनल इनकम निकालेंगे तो स्टॉक एप्रिसिएशन को नहीं लेंगे उसमें। 82 when the change in supply is relatively more when compared to change in price, मतलब सप्लाई में ज़्यादा बदलाव आया है चेंज इन प्राइस के, we say that the commodity has relatively greater elastic change in supply is more relative तो ग्रेटर इलास्टिक सप्लाई। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ज़्यादा वो सप्लाई के हिसाब से, जो प्राइस के हिसाब से सप्लाई ज़्यादा अगर बढ़ती घटती है तो रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक सप्लाई मानी जाएंगी, ज़्यादा इलास्टिसिटी ऐसा माना जाएगा। 83 पे हम आते हैं डैश मीन्स अ शेड्यूल ऑफ पॉसिबल प्राइजेस एंड अमाउंट्स दैट वुड बी सोल्ड एट ईच प्राइस। तो डैश मीन्स अ शेड्यूल ऑफ पॉसिबल प्राइजेस एन अमाउंट दैट वुड बी सोल्ड एट ईच प्राइस। तो हम लोग कुछ इस तरह से बोलेंगे कि डिमांड जो है मीन्स अ शेड्यूल ऑफ पॉसिबल प्राइजेस एन अमाउंट दैट वुड बी सोल्ड एट ईच प्राइस। 84 पे हम आते हैं द प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। मतलब जो गुड्स को लाने ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का भाड़ा लगता है उसको कौन सी मेथड में हम लोग नेशनल इनकम की लेते हैं, तो हम लोग उसको प्रोडक्ट मेथड में नेशनल इनकम की लेते हैं। वैसे भी हम लोग अकाउंट्स में भी ऐसा ही करते हैं कि जो रेट है उसको, मतलब जो ट्रांसपोर्ट भाड़ा है उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में एडअप करते ही हम लोग जो है हमारे उसमें। 85 पे हम लोग आते हैं कि 85 हमको क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइजेस। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइजेस का फॉर्मूला है जीएनपी एट मार्केट प्राइजेस। तो इसका फॉर्मूला है GNP एट मार्केट प्राइजेस प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अब्रॉड से जो इनकम आई है उसको हम लोग लेते हैं, ये प्लस नहीं होगा ये माइनस होगा। तो GNP एट मार्केट प्राइजेस माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड करेंगे तो GDP एट मार्केट प्राइजेस हमको मिलेगा। 86 पे हम आते हैं इन 2003। 86 पे हम आते हैं इन 2003 Kotak Mahindra Finance Limited received a banking license from RBI and became the first इंश्योरेंस एसेट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, क्योंकि वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी था, टू बी कन्वर्टेड इनटू बैंक। मतलब जो कोटक महिंद्रा बैंक है सबसे पहले उनको बैंकिंग लाइसेंस मिला आरबीआई से 2003 में, वो पहली ऐसी नॉन बैंकिंग एनबीएफसी थी जिसको कि बैंक का लाइसेंस मिला है। 87 पे हम आते हैं
द लॉन्ग फॉर्म ऑफ सूती, SUUTI, तो लॉन्ग फॉर्म जो है 87 का क्या है, तो लॉन्ग फॉर्म है उसका स्पेसिफिक अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये उसका लॉन्ग फॉर्म है। 88 पे हम आते हैं कि 88 क्या है अब इसमें, नो चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस इज द एजम्पशन ऑफ विच ऑफ द लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स। वैसे होते देखो वो सबका ही रहता है, मगर लॉ ऑफ डिमांड ही बोलते हैं ये लोग ज़्यादातर, तो हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में ले लेते हैं उसको, कि मतलब हम लोग जब लॉ ऑफ डिमांड, तो हम लोग सिर्फ प्राइस और डिमांड के बारे में बात करते हैं कि प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटी, सिर्फ इसके बारे में सोचते हैं हम लोग, बाकी चीज़ों को नहीं देखते हैं। 89 पे हम आएंगे, while adding up the value of output of various sectors for calculating national income under product method, care should be exercised to avoid avoid problem of double counting। तो ये नॉर्मल बात है, और इवन डबल नहीं ट्रिपल भी होता है बहुत बार क्या होता है कि जो प्रोडक्ट मेथड है, अब मैंने किसी को कोई माल बेचा तो मेरी उसको इनकम में भी उसको गिन लेंगे, और दूसरा मेरे माल से जो मैंने उसको माल दिया उससे वो और कोई माल बना रहा है तो उसमें भी उसको ला लेते हैं, तो वो डबल काउंटिंग होता है इसमें। 90 पे हम आते हैं, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी increases as a result of fall in price, it is called as increase in demand। क्या बोलते हैं, increase in demand बोलते हैं इसको। तो अगर जो है भाव घटा और उससे प्राइसेस, उससे क्वांटिटी बढ़ी तो increase in demand बोलते हैं। 91 पे हम आते हैं, the dash is the market price where the quantity of goods supplied is equal to quantity of goods demanded। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या रहता है कि जहाँ पे जितनी क्वांटिटी मांगी है उतना ही उसका सप्लाई भी है, तो इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम प्राइस इज द मार्केट प्राइस वेयर द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड, इसको इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। 92 पे हम आते हैं कि 92 क्या है, Which of the following formula would be used to calculate disposable income? Disposable income का मतलब होता है कि जो इनकम खर्चा करने के लिए मिलती है एक्चुअल में, तो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब हम लोग बोल सकते हैं, इसमें अगर हम लोग लेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस हम लोग कर लेवे, तो पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस करेंगे तो हमको डिस्पोजेबल इनकम मिल जाएंगी। क्योंकि बोलते ना हम लोग बहुत बार लोगों को कि काट पीट के कितना मिलता है आपको, तो बोलता है हाँ जी 10,000 रुपये कमाते हैं, 2,000 काट के टैक्स हमको 8,000 मिलते हैं, तो 8,000 रुपये उसकी डिस्पोजेबल इनकम हो गई। Which of the following was the first non-UTI mutual fund established in June 1987? तो 1987 में फर्स्ट नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड जो था वो कौन सा था, SBI म्यूचुअल फंड था, क्योंकि SBI हमारे भारत का किंग बैंक है, राजा बैंक है। 94 पे हम आते हैं, तो द लॉन्ग फॉर्म ऑफ CCEA, तो CCEA का मतलब है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, तो CCEA का फुल फॉर्म है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA का फुल फॉर्म है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। 95 पे हम आते हैं, कंज्यूमर स्पेंडिंग लेस ऑन लग्जरी आइटम लाइक कार ड्यू टू रिसेशन विल फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस एनवायरनमेंट? इकोनॉमिक बिजनेस एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल में तो आएगा नहीं, टेक्नोलॉजिकल में भी नहीं आएगा, सोशल में भी नहीं आएगा, इकोनॉमिकल में ही आएगा सिर्फ वो जो है। 96 पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड ओपनिंग अप ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर टू प्राइवेट प्लेयर्स इन इंडिया? तो कौन सी कमिटी ने ये रिकमेंड किया था कि इंश्योरेंस सेक्टर को खोलो? मल्होत्रा कमिटी ने रिकमेंडेशन दी थी। 97 पे हम आते हैं, इफ इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ई सफिक पी ग्रेटर देन 1 है, मतलब इलास्टिसिटी ज़्यादा है, देन इट सिग्निफाइज, ई सफिक पी अगर ज़्यादा है तो हम लोग बोलेंगे कि इलास्टिसिटी ज़्यादा है, तो उसको हम लोग रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हो, रिलेटिवली और परफेक्ट इलास्टिक डिमांड ही एक है, वही ज़्यादा अच्छा है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। ए फॉर एप्पल इसका आंसर है हमारा जो है।
क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ज़्यादा है एक से, तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होती है। 97 हो गया हमारा। 98 पे हम आते हैं। सैलरीज, सब्सिडीज एंड इंटरेस्ट आर पार्ट ऑफ डैश इन यूनियन बजट। सैलरीज, सब्सिडीज एंड इंटरेस्ट पेमेंट आर पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन यूनियन बजट, बिकॉज गवर्नमेंट को सैलरी देना ही है, सब्सिडी देना ही है, तो वो रेवेन्यू बजट का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट फॉर्म करता है। 99 द डिमांड फॉर वेरी कॉस्टली एंड चीप गुड्स इज जनरली, तो जो डिमांड है बहुत कॉस्टली गुड्स और चीप गुड्स के लिए वो इन इलास्टिक होती है, बिकॉज अगर आप सस्ता कोई खरीद रहे हो तो आप सस्ता ही खरीदोगे, फिर उसका वो अब नेसेसरी में आ जाता है, उसको खर्चा करना ही आपने जो है। 100 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल बी यूज टू कंप्यूट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब आप वहाँ पे देखो प्लस, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, माइनस है, तो नेचुरली डिवाइडेशन होगा, तो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका आंसर हमारा होगा। ठीक, अब 101वें पे आते हैं हम लोग। 101 द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया में स्टार्टेड इन 1963 with the formulation of UTI in 1963 by an act of parliament and function under the regulatory and administrative control of, तो function under the regulatory and control of which रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जब सबसे पहले यूटीआई बना था 1963 में, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत चलता था। बाद में फिर हमने उसको आईडीबीआई को सौंप दिया था, ऐसा कुछ था वो। 102 में हम आते हैं। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000 वॉज फ्रेम, तो नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी जो है 9th 5-year प्लान जो था उसके अंतर्गत बनाई गई थी 2000 में। 103 पे हम आते हैं। इफ इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस लेस देन 1 है, तो जो इलास्टिसिटी है वो कम है, तो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड उसको बोलेंगे। 103 का आंसर है ए फॉर एप्पल। 104 पे आते हैं। द फॉर्मूला टू कंप्यूट द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस अगर अपने को निकालना है तो आप क्या करो, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस माइनस डेप्रिसिएशन कर दो। क्या करो, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस माइनस डेप्रिसिएशन कर दो। और 105 पे हम आते हैं, जो कि लास्ट इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट का। When the demand changes not because of price but because of change in other determinants of demand, तो डिमांड बदलती है भाव के कारण नहीं, बाकी चीजों के कारण। इट इज अ केस ऑफ आइदर एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, तो इसको या तो एक्सपांशन बोल सकते हैं या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं हमारे करंट अफेयर्स पे। उसका पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इन मंथ ऑफ मई 2020, तो इन मंथ ऑफ मई 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिकल साइक्लोन टच द ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, तो एम्फेन करके एक आया था साइक्लोन, जिसने जो है हेम्फेन करके आया था, उसने उसको टच किया था उड़ीसा को। 107 The central government has launched India's biggest evacuation plan to bring back Indian citizens stranded in foreign countries. What is the name of the mission? तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था वंदे भारत मिशन। अभी भी ये चालू है। जो बाहर के देशों में जो हमारे भाई बहन फंसे हुए हैं, उनको वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया जा रहा है। बीच में एक मूवी आई थी एयरलिफ्ट करके, वो भी ऐसे ही किसी प्रोग्राम पे आधारित थी, जो कुवैत में फंसे हुए लोग थे उनके लिए जो थी। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द रेज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अंडर द ऑटोमेटिक रूट फ्रॉम 59% टू, तो 59% से गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के जो है 74% कर दिया है। अब गवर्नमेंट ऑटोमेटिक रूट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिफेंस में होगा 74% तक के। नेम ऑफ प्रोग्राम विच वॉज लॉन्च फॉर ऑनलाइन एजुकेशन 1 to 12 अनाउंस्ड अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है उसका नाम है PM ई विद्या।
क्या नाम है? पीएम ई विद्या, प्रधानमंत्री ई विद्या। 110, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन अनाउंस द इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़ इन हाउ मेनी ट्रेंचेस। तो जो निर्मला सीतारमन जी जो है उन्होंने इकोनॉमिक पैकेज को अनाउंस किया था, कितने टुकड़ों में अनाउंस किया गया था? उसको उन्होंने 5 टुकड़ों में अनाउंस किया था, अलग अलग 5 टुकड़ों में 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस हुआ था। 111 पे हम आते हैं, हु इज द प्रेजेंट यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 34th मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो खुद भी डॉक्टर है और उनको अभी वो हेल्थ मिनिस्टर है भारत के, उनको अभी WHO में अपॉइंटमेंट मिला है। 112 पे हम आते हैं, नेम द फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर। 112 पे हम लोग आ गए हैं, नेम द फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर हु हैज वॉन द फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 फॉर एशिया ओशियन जोन। तो कौन है वो? सानिया मिर्जा जो है उनको इसके लिए अपॉइंटमेंट मिला है, सानिया मिर्जा को अपॉइंटमेंट दिया है, उनको बोला गया, उन्होंने जीता है। रिसेंटली यूएस बेस्ड इक्विटी जियांट KKR, तो यूएस का जो इक्विटी जियांट है KKR हैज बॉट डैश परसेंटेज इन जियो प्लेटफॉर्म। तो उन्होंने जो है कितने प्रतिशत जो है जियो प्लेटफॉर्म में खरीदा है, KKR ने जो है कितने प्रतिशत जो है जियो प्लेटफॉर्म में खरीदा है? तो 2.3% बोल दे रहा हूं मैं अभी इसको। 114 पे हम आते हैं, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो शक्तिकांत दास जो है वो प्रेजेंट गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। 115 पे हम आते हैं, रघुराम राजन पहले थे इसके बहुत पहले। मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैड डिसाइडेड टू रिड्यूस द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन टू डैश परसेंटेज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 12% फ्रॉम फॉर 3 मंथ टिल जुलाई 2020। तो मिनिस्ट्री ने उस प्रतिशत को कितने पे लाए हैं? 10% पे लाए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैड डिसाइडेड टू रिड्यूस द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन टू 10% फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 12% टू फॉर 3 months टिल जुलाई 2020। 116 पे हम आते हैं, नेम द पर्सन हु ऑथर्ड द बुक वुहान डायरी। तो किसने वुहान डायरी नामक किताब लिखी थी? डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी। तो डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी फैंग नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने वो किताब लिखी थी, याद रखना चाहिए। 117 पे हम आते हैं, ऑन January 2, 2020 प्रकाश पर्व वॉज सेलिब्रेटेड ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच सिख गुरु। तो कौन से सिख गुरु थे उनके नाम पे प्रकाश पर्व मनाया जाता है? गुरु गोविंद सिंह के नाम पे मनाया जाता है। 118, नेम the person who has been appointed as the chairman of NABARD recently till July 2022। तो किनको नाबार्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है? गोविंद राजूला चिंताला को नाबार्ड का चेयरमैन 2022 तक के अपॉइंटेड हुए वो। 119, From which Indian organization the 4 Indian Air Force pilots have been selected for training in Russia for the ambitious Gaganyaan manned space mission that is going to be launched in 2022। तो कौन सा वो मिशन है? इंडियन एयरफोर्स में से सिलेक्ट किए गए हैं ये लोग जो कि गगनयान के लिए जाने वाले हैं। 120 पे लास्ट पे आते हैं, पैरा एथलीट दीपा मलिक। तो फर्स्ट वुमेन टू win medal in Paralympic Games who announced the retirement is associated with which sports? तो शॉट पुट में वो है, वो शूट पुट बोलते हैं, उसमें वो है। तो दीपा मलिक शूट पुट में है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमारे 5th टेस्ट हमने कंडक्ट करके दिए आपको। ये गाइडलाइन आंसर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब परफेक्ट है, ये गाइडलाइन आंसर है। आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो और आप इसके बेस पे अपनी तैयारी कर सकते हो, अच्छे रहेंगे और कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा। अगर आप देखेंगे तो पूरा जो है 1 घंटा लगा है मुश्किल से,
तो 1 घंटे में आपका जो है पूरा ये तैयार हो जाता है। थोड़ा मैंने फास्ट किया इसको, उसके पीछे रीज़न यही है कि थोड़ा कम समय आपको लगे देखने में इसको। थैंक यू वेरी मच।